गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट ऑफ मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। माय नेम इज गौरव संजाला। आज हम हमारे क्रैश कोर्स की सीरीज़ में अपने सेकंड लेक्चर को लेने वापस जा रहे हैं, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें हमने कल ये जिक्र किया था, ये बात की थी कि प्रिंट कल्चर और मॉडर्न वर्ल्ड का कनेक्शन क्या है। प्रिंट कल्चर यानी कि जो हमने कल बात स्टार्ट की थी कि रिटन या हैंड राइटिंग रिकॉर्ड या सोर्सेज तो हमें बहुत मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जितना हैंड रिटन सोर्सेज हम बात कर रहे हैं कि हम आज तक हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल जो प्रूफ्स हैं उनसे हमें मिले हैं, तो उसमें ये देखा गया है कि जैसे इटसेल्फ इन इंडिया, भारत में भी अगर हम बात करें तो मनुस्मृति या मनुस्क्रिप्ट्स या जो रिटन टेक्स्ट हैं इनका इतिहास 100 से 1500 से 2000 साल पुराना है। तो 1000-1500 से 2000 साल पुराने रिटन टेक्स्ट विद हैंड रिटन मनुस्क्रिप्ट्स या हैंड रिटन लिपि जो उसको हम बोलते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। इसी तरह से चाइना में भी जो हैंड रिटन सोर्सेज हैं उनका एक बहुत अच्छा सोर्स देखने को मिलता है। लेकिन कब प्रिंट, यानी कि प्रिंट बेसिकली जब मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज को एट अ सिंगल टाइम डेवलप करने की जो स्किल है वो कहाँ से आई। यानी बेसिकली अगर हम इस बात को ऐसे छेड़ें कि जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कल्चर की हमने जब बात की थी कि द फर्स्ट अर्लीस्ट सोर्सेज ऑफ प्रिंट विद मेथड ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, जिसकी हमने बात भी की थी कि ये बेसिकली ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग क्या है। तो ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है, इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के अंदर हमने ये बात की थी कि वुड ब्लॉक प्रिंट में एक मल्टीपल नंबर ऑफ जो आप पेजेस प्रिंट करने के लिए एक पूरे रिटन टेक्स्ट को ब्लॉक्स पर उकेर लिया जाता है, उसको मोल्ड कर लिया जाता है और फिर उसके सहायता से मल्टीपल नंबर ऑफ प्रिंट शुरू किए जाते हैं। हमने देखा था कि जापान और कोरिया में चाइना से बेसिकली प्रिंट कल्चर का जो ये वुड ब्लॉक प्रिंट है ये वहाँ पहुँचा था 5th सेंचुरी के आसपास। अब जब ये फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स गई, उस फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स के अंदर चाइना, जापान और कोरिया में जो अर्लीस्ट डेवलपमेंट हुए उसमें सबसे पहले जब जापान वो पहला तो बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, यानी कि बुद्ध रिलीजन को बिलोंग करने वाली बुक बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा, ये बुक पहली थी जो वहाँ पर पहुँची। ठीक है, इसी तरीके से जापान से कोरिया और बुद्ध रिलीजन के फ्लरिश होने के कारण जो अर्लीस्ट टेक्स्ट रिटर्न किए गए या लिखे गए विद नंबर ऑफ मल्टीपल कॉपीज विद यूज ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग के मेथड से बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा को डेवलप किया गया। सिमिलरली जापान के अंदर इस प्रिंट कल्चर का एक और नया रूप हमने देखा जिसमें प्रिंट को सोशल और कल्चरल वे में इमेजेस के सहायता से, यानी कल्चर और सोशल लाइफ को एडो, यानी जो आज का टोक्यो है उसे एडो के नाम से हमने देखा। और एडो पेंटिंग्स यानी जापान के सोशल, कल्चरल और डे टू डे रूटीन लाइफ को विद द हेल्प ऑफ पेंटिंग्स अब न केवल टेक्स्ट, न केवल लिपि, बल्कि इमेजेस को भी अब प्रिंट के अंदर जगह मिलने लगी थी। ये जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग है इसका यूरोप में एडवेंट कब हुआ या यूरोप ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कैसे पहुंची, तो इसमें हमने बात की थी जो मरक्कन जो ट्रैवलर है मार्को पोलो, इटालियन ट्रैवलर मार्को पोलो ने सबसे पहले इस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक को यूरोप में ले गए और वहाँ से इटालियन हैज़ स्टार्टेड पब्लिशिंग द बुक्स। तो इटालियंस ने जब बुक्स पब्लिश शुरू की और जब लोगों में धीरे धीरे रीडिंग मेनिया बढ़ता गया, नॉलेज के लिए बुक्स को पढ़ना, एक लेजर एक्टिविटी के लिए बुक्स को पढ़ना न केवल मोनार्की या हाई सोसाइटी में फ्लरिश हुई बल्कि साथ ही साथ मिडिल क्लास भी उस लेवल पे आया। लेकिन जब इतने नंबर ऑफ पैटर्न या इतने नंबर ऑफ बुक्स को जब प्रिंट करना था तो नंबर ऑफ बुक्स या नंबर ऑफ मेथड्स को प्रिंट करने के लिए क्या एक नई सोर्स ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं की गई? यस। और ये जो नई सोर्स ऑफ प्रिंट बुक्स डेवलप की गई, दोज न्यू सोर्स ऑफ प्रिंट बुक्स हैज़ डेवलप्ड बाय जोहान गुटेनबर्ग, जिन्होंने पेशे से एक गोल्ड स्मिथ, पत्थरों को तराशने का काम या सोने के ऑर्नामेंट्स को तराशने का काम से धीरे धीरे उन्होंने मोल्ड्स या लेड मोल्ड्स या लोहे पर उकेरी गई अक्षरों को उकेरने की एक कला सीखी और इन अक्षरों से उन्होंने सिमिलर वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से मोल्ड्स या लोहे के या जो लेड के मोल्ड्स हैं उनको तैयार किया, सांचे तैयार किए जिन पर वर्ड्स या अक्षर उकेरे गए और इन वर्ड और अक्षरों को प्रेस टेक्नोलॉजी से, यानी कि एक कागज को दो हार्ड सरफेस के बीच में रखकर उसको प्रेस कर कर अंक शब्दों को उस पर उकेरने की कला से सबसे पहले बाइबल को प्रिंट किया गया। तो ये जो नई टेक्निक है बाइबल या बाइबल जो बनाई गई, इस बाइबल की मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंट की। गुटेनबर्ग के इस डेवलपमेंट में यूरोप में एक तरीके से पूरा भूचाल आ गया और यूरोप में रीडिंग स्किल डेवलप होने लगी। जब बाइबल लोगों के हाथ में पहुंची तो इससे न केवल सोशल एंड रिलीजियस डेवलपमेंट लोगों का हुआ, बट लोगों ने
जो हज़ारों साल से चली आ रही चर्च और मोनार्की की सुपरमेसी थी, जिसमें लॉज एंड द रूल्स जो कि लिखे गए थे वो लोगों के ऊपर जो थोपे जा रहे थे विद द हेल्प ऑफ अनरिटन सोर्सेज, विद द हेल्प ऑफ इक्वल रूल्स, उसको लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया। और सबसे पॉपुलर जिसमें हमने बात की थी कि जब मार्टिन लूथर किंग ने रिलीजियस प्रिंट या प्रिंट के माध्यम से लोगों को डेवलप करने की कोशिश की और लोगों में बाइबल का सही सोर्स या बाइबल की सही टीचिंग्स फैलाना शुरू की, तो अथॉरिटी या जो रिलीजियस टेक्स्ट थे या रिलीजियस जो लीडर्स थे, उन्होंने इस बात को डिसेंट या अपना इस बात से डिसेंट दिखाया कि नहीं, ये जो पढ़ने की हैबिट है सही नहीं है, इससे हम अथॉरिटी को नाराज़ कर रहे हैं या चर्च को नाराज़ कर रहे हैं जो हमारी लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। बेसिकली ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी का जो सेक्शन था उसे रीडिंग पर के इस न्यू डेवलपमेंट से प्रॉब्लम थी, क्योंकि लोगों के अंदर एनालिटिकल एबिलिटी आ रही थी, सोचने समझने की क्षमता डेवलप हो रही थी और वो अथॉरिटी को क्वेश्चन कर रहे थे। इसके अलावा प्रिंट फिर भी 14 से 16 सेंचुरी तक उतना फ्लरिश नहीं हो पाया जितना ओरल कल्चर था, या लोगों का गैदरिंग करने के बाद अपने डे टू डे लाइफ को सुनाने का जो ओरल मेथड था वो आज भी लोगों में उसी तरह से फ्लरिश था। अगर हम बात करते हैं क्षेत्रीय भाषाओं की या लोक डायलेक्ट्स की या लोकल रीजनल लैंग्वेजेस की या वर्नाकुलर लैंग्वेजेस की, ओरल कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स, ऑफ एक्सप्रेशन, ऑफ स्टोरीज, ऑफ लोकल कल्चर एक हमारा आम जीवन शैली का हिस्सा है। यानी हम डे टू डे जो लाइफ में हम हमारी चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं उसमें ओरल कम्युनिकेशन हमारा सबसे मेन सोर्स होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ओरल कम्युनिकेशन का ये भी होता है क्योंकि ज़्यादा लिटरेसी नहीं है, लोगों में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का एक स्कोप जो है 15 से 16 17 सेंचुरी में नहीं था, तो एक लिमिटेड सोर्स था उन तक प्रिंट पहुंचाने का। तो अर्लीस्ट प्रिंट में जो डेवलपमेंट किया वो किया गया इमेजेस का, यानी अब प्रिंट में स्टोरीज या उनसे रिलेटेड चीज़ों को पिक्चराइज कर भी पॉपुलर किया गया। इसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था ग्रिम ब्रदर्स का, जिन्होंने जर्मन फोक स्टोरीज को, लोक कथाओं को चित्रों के माध्यम से उन लोगों के हाथ में पहुंचाया जो उसको पढ़ नहीं सकते थे। बेसिकली कोई व्यक्ति उसको पढ़ के सुनाता था और उसकी स्टोरी या इमेजेस से लोग उसको कनेक्ट कर पाते थे। तो प्रिंट हैज़ नॉट ओनली डेवलप्ड एज अ सोर्स ऑफ रीडिंग बट इट ऑल्सो हैज़ डेवलप्ड विद द सोर्स ऑफ नॉलेज, विद द सोर्स ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड ऑफ रीडिंग मेनिया। आज जो हम बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे कि जो ये रीडिंग मेनिया है ये लगातार 16, 17 और 18 सेंचुरी में लोगों की डे रूटीन लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा था। प्लस लोगों ने बुक्स को प्रिंट करना अब स्टार्ट कर दिया था with the help of leisure activity. With the increasing literacy rate by the end of the 18th century, some part of literacy rate was high to 60 to 80%. 18th सेंचुरी के आते आते यानी 18वीं सदी के आते आते यूरोप के अंदर जो पॉपुलेशन है उसमें पढ़ने या लिखने की स्किल लगभग 60 to 80% पॉपुलेशन एबल हो चुकी थी। तो इससे अब हम देखते हैं कि जो रीडिंग स्किल्स है या जो रीडिंग मेनिया है वो और ज़्यादा डेवलप कैसे हो रहा है। As literacy and schools spread in Europe countries, there was a virtual reading mania. एक नया पढ़ने वाला सेक्शन तैयार हुआ, न केवल स्टोरीज, न केवल हिस्ट्री, न केवल कल्चर, बल्कि साइंस, फिक्शन, स्टोरीज, रोमांटिक स्टोरीज, प्लेज, हर तरीके का एक रीडिंग मेनिया फॉर चिल्ड्रंस टू वुमेन्स टू हाउस होल्ड वुमेन्स टू वर्किंग वुमेन्स, यानी हर तरीके का सेगमेंट अब तैयार किया जा रहा था पढ़ने के लिए, क्योंकि रीडिंग अब एक ऐसी एक्टिविटी बन चुकी थी जिससे हर व्यक्ति अपने आप को जोड़ रहा था। क्योंकि हम मानते हैं कि उस समय लेजर के लिए, फन के लिए या तो लोग बाहर निकलते थे या घूमते थे या लोगों से मिलते जुलते थे, इसके अलावा मनोरंजन के लिए या लेजर एक्टिविटी के लिए और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो खुद को अकेले से कनेक्ट कर सके, और वो रूप बुक्स ने वहाँ पर लिया। द न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर, तो जो अब नया सोर्स ऑफ लिटरेचर आ रहा था वो केवल रिलीजियस नहीं था, वो ऑटोक्रेसी या अथॉरिटी के व्यंग के लिए नहीं था, या केवल स्कूल टेक्स्ट बुक्स तक लिमिटेड नहीं था। न्यू फॉर्म ऑफ पॉपुलर लिटरेचर वॉज प्रिंटेड विच टारगेटेड ऑडियंस, अब लोगों को ध्यान में रखकर चीज़ें बनाई जा रही थी। बच्चों के लिए स्टोरी टेल या फोक टेल्स की किताबें। बुक सेलर्स एम्प्लॉयड सेल्स पर्सन्स, अब लोग न केवल एक बड़े शहर में बुक्स पढ़ पाते थे, लेकिन लोगों के द्वारा, बुक सेलर्स के द्वारा अब ऐसे लोगों को रखा जा रहा था काम पे जो घर घर गांव गांव जाकर किताबें बांटते थे, बेचते थे। आपने अक्सर देखा होगा कि रोडवेज या जब हम ट्रैवलिंग करते हैं तो ट्रेन में या रोड में लोग किताबों के बंच लेके आते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स लाइक 101 फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा जनरल नॉलेज के टॉपिक्स। तो इस तरीके की छोटी छोटी सस्ती बुक्स जो 10-10, 15-15 रुपये में आती हैं हमारे उस ट्रैवल टाइम को लेजर या फन का बनाने के लिए, वही चीज़ यूरोप में भी फ्लरिश हो रही थी एट द टाइम ऑफ 18th सेंचुरी। स्टोरीज अबाउट द डिफरेंट वर्ल्ड, दूसरे देशों की कहानियां, वेंट अराउंड द विलेजेस कैरिंग लिटिल बुक्स फॉर सेल, दीज वर नोन एज एल्मनेक्स। क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एल्मनेक्स? स्मॉल इंफॉर्मेशन, स्मॉल स्टोरीज, स्मॉल बुक्स विच कंटेन वेरी लेस पेजेस बट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिगर्स,
जो लोगों की होती है। तो यूरोप में उस समय शायद भारत से रिलेटेड चीज़ें प्रिंट की जाती हो क्योंकि भारत के साथ व्यापार चल रहा है, या अफ्रीका से रिलेटेड चीज़ें प्रिंट की जा रही हो क्योंकि अफ्रीका एक दूसरे कॉन्टिनेंट का देश है, वो कैसा दिखता है, वहाँ लोग कैसे हैं। यानी रीडिंग इज इंक्लूडेड एज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप नाउ। और रिचुअल कैलेंडर्स, डे टू डे कैलेंडर्स या कैलेंडर पे डेट्स अलॉन्ग विद द बैलेट्स, लोकल सॉन्ग या लोकल गीतों के साथ अब कैलेंडर्स यानी दिनांक या तारीख के आपको देखने में आसानी हो, ये नए डेवलपमेंट अब यूरोप में देखे जा रहे थे। ऑल फ्रॉम द रीडिंग मैटर लार्जली फॉर एंटरटेनमेंट, ज़्यादातर इनमें तादाद एंटरटेनमेंट की थी, स्टोरीज की थी, सॉन्ग्स की थी, फोक कल्चर की थी। इन इंग्लैंड, इसी तरीके से इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स, छोटी छोटी किताबें, पेनी चैप बुक, आपने डिक्शनरी देखी है, डिक्शनरी इज अ सोर्स ऑफ पेनी चैप बुक्स, जिसमें आप वर्ड का मीनिंग देख रहे हो। वो कोई रीडिंग बुक नहीं है, उसमें आप कुछ नहीं पढ़ सकते हो, लेकिन उसमें आप शब्दों का अर्थ देखते हो। तो वो एक छोटे से हैंड होल्ड एक चीज़ होती है, पेनी चैप बुक्स, जो छोटे छोटे बुकलेट्स या जिसको हम बोलते हैं जो हमारे कैरी हम कर सकें, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ नॉलेज। तो इंग्लैंड में पेनी चैप बुक्स जो है वो पेडी पैडलर्स, पैदल घूमकर बेचने वाले लोग जगह जगह पर आपको देखने को मिल जा रहे थे। फॉर चाइनीज पैप बुक्स दैट इवन द पुअर कैन बाय सम इजी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एल्मानेक्स एंड पेनी चैप बुक्स, ये वो छोटे छोटे से जिनको कहते हैं ना कि ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ये डेवलप हुए, और इन बेसिस ऑफ टाइम के साथ इन बुक्स में इंफॉर्मेशन सोर्सेज या नॉलेज होती है, लाइक कि यूरोप से कि कहाँ लोग नेविगेशन करके जा रहे हैं, व्हाट इज द चेंजिंग इन करंट सोसाइटी। छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव बुक्स जिनको पेनी चैप बुक्स और अल्मानेक्स के रूप में हमने देखा। सिमिलरली फ्रांस में बिब्लियोथेक्यू ब्लू, ये जो एक बिब्लियोथेक्यू ब्लू यानी कि छोटे छोटे नीले कवर के पेजों वाली बुक्स जिसमें इंफॉर्मेशन थी, सोर्सेज थे, अलग अलग टॉपिक्स थे, सब्जेक्ट्स थे, जिनको आसानी से हर कोई खरीद सके। दैट मीन्स नाउ रीडिंग मेनिया इज ऑल्सो इंक्लूडेड एज मच इकोनॉमिक फ्रेंडली, यानी हर व्यक्ति के हाथ में एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज हो, बुक हो, इसका डेवलपमेंट हो रहा था। इन फ्रांस बिब्लियोथेक्यू ब्लू वर प्रिंटेड विच वर लो प्राइस स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी ऑफ पेपर। रफ पेपर, जैसे रफ रजिस्टर हम देखते हैं और फेयर रजिस्टर देखते हैं, दोनों की कीमत में फ़र्क होता है। कीमत में फ़र्क इसीलिए होता है क्योंकि क्वालिटी डिफरेंट होती है। तो ये जो बिब्लियोथेक्यू ब्लू बुक्स थी, ये लोगों के लिए स्मॉल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन का काम करती थी और ये हल्के पेजेस पे प्रिंट की जाती थी ताकि इनकी कॉस्ट कम हो सके। तो फ्रांस में ये बिब्लियोथेक्यू ब्लू, जैसा कि यहाँ मैंने एक छोटी सी इमेज डाली है, नॉट सो क्लियर, बट स्टोरी टेलिंग, इन्फॉर्मेशन, जनरल नॉलेज, हर एक छोटे से छोटा चीज़ इंक्लूड की जा रही थी विद अ चीप ब्लू कवर्स। Then there were the romance printed on the 4 to 6 pages and then more substantial histories which were stories about the past. कुछ जगहों पर फिक्शन नॉलेज होती थी इसमें, कुछ स्टोरीज होती थी, कुछ जगहों पर इतिहास या हिस्ट्री में क्या हुआ है डेवलपमेंट और आगे क्या अब फ्यूचर में हम देख सकते हैं, इस तरीके के इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स इसमें होते थे। बुक्स वर इन वेरियस साइजेस सर्विंग वेरियस पर्पज एंड इंटरेस्ट। तो बेसिकली दीज थिंग्स गॉट इंटरेस्ट इन द पीपल, लोगों में अब रीडिंग का स्किल और बढ़ रहा था। दैट बेसिकली ब्रिंग्स नॉलेज, दैट बेसिकली ब्रिंग्स एनालिटिकल एबिलिटी। आदमी पढ़ने के बाद उसको जज करता है, इवेल्युएट करता है। पीरियडिकल्स लाइक हर एक हफ्ते या 2 हफ्ते में छपने वाली पत्रिकाएं, मैगजीन्स, जो फ्रांस में क्या हो रहा है या यूरोप के किस हिस्से में क्या हो रहा है, दैट गिव्स यू डेली बेसिक करंट नॉलेज। 18th century combination information about the current affairs with the entertainment about war, trade as well as news of development of other places। क्योंकि ये वो समय था जब यूरोप से लोग निकल के दूसरे देशों में जा रहे थे, वहाँ की रोचक स्टोरीज ला रहे थे, अपनी समुद्र यात्रा में उन्होंने क्या फेस किया वो ला रहे थे। दे रीड अबाउट ऑटोबायोग्राफीज ऑफ सेलर, दे रीड अबाउट द डिफरेंट कॉन्टिनेंट, द एनिमल, द कल्चर, द पीपल ऑफ दैट प्लेस। और ये रीडिंग मेनिया लगातार बढ़ता जा रहा था विद डेली नॉलेज टाइम। जो वॉर्स हो रहे थे, लाइक ब्रिटिशर्स कहाँ वॉर में एंगेज हैं, अफगानिस्तान, म्यांमार, बर्मा, भारत, वहाँ उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किए, फ्रांस में क्या किए। पीपल आर यूज टू नो एंड क्यूरियस अबाउट दीज थिंग्स। सिमिलरली अब जब इसमें आगे हम देख रहे हैं, द आइडियाज ऑफ साइंटिफिक एंड पब्लिशर लाइक इजैक न्यूटन, थॉमस वेन, वोल्टायर, जो एक सोशल जिसको हम थिंकर बोल सकते हैं, जिन्होंने अपने आइडियाज़ दिए गवर्नमेंट के लिए, गवर्नेंस के लिए, जीन जैकस रसोयू, जिन्होंने रशियन रेवोल्यूशन के रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स दिए, यानी कि जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी क्या होती है, न्यू आइडियाज़, न्यू विजन, न्यू थॉट्स। तो बेसिकली न केवल हम यहाँ बात कर सकते हैं कि न्यू विजन, यानी जो हम जितना भी एक कॉमन आइडिया बताएं कि चाहे साइंटिफिक हो, चाहे वो फिक्शन हो, ठीक है, चाहे वो लाइव एक्सपीरियंस हो उन लोगों के जो कॉलोनीज में जा रहे हैं, हर एक पैटर्न की बुक अब मार्केट में अवेलेबल थी, लोगों के लिजायर एक्टिविटी में अवेलेबल थी।
एंशियंट पुरानी हिस्ट्री जो एक्सकेवेटर्स कर रहे थे, लाइक 19th सेंचुरी में मोहनजोदाड़ो जो बहुत पुराना इतिहास है, तो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, ये सब अब एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज लोगों के पास पहुंच रहा था। मिडिवल साइंटिफिक इन्वेंशन, टेक्स्ट वर्क कंपाइल्ड एंड पब्लिश, आम लोगों को उन चीज़ों के बारे में पता चले कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का एडिशन जो इन्वेंशन हुआ है तो कैसे हुआ है, बल्ब का इन्वेंशन हुआ है तो क्या हिस्ट्री है आइजैक थॉमस एडिसन की, मैप्स, दुनिया में जो उस समय पुर्तगाल से जो नेविगेशन सिस्टम चले या कैसे आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे, 14वीं शताब्दी में वास्को डी गामा आया तो उसकी हिस्ट्री, उसका कल्चर, कैसे उन्होंने इंडिया के किस आइलैंड पे पहुंचे, दैट मीन्स ऑल द थिंग्स, द आइडियाज अबाउट साइंस, रीजनिंग, रैशनलिटी फाउंड द वे टू द पॉपुलर लिटरेचर। और अब ना केवल एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी या कल्चर है, अब साइंटिफिक रीजन, मॉरल रीजन, रीजनिंग या एनालिटिकल थिंकिंग के ऊपर जुड़े हुए सब्जेक्ट्स भी इवॉल्व हो रहे थे 18th सेंचुरी में। From the late 19th century, children become an important category of readers. अब ना केवल एक आम पढ़ा लिखा व्यक्ति, स्पेशली रिलेटेड टू ह्यूमन, अब महिलाओं का भी रोल यहाँ रीडिंग मेनिया में आने वाला है और बच्चों का भी रोल आने वाला है। बच्चे जो बेसिकली चिल्ड्रंस के लिए स्टोरी टेल्स, फोक टेल्स जो ओरल कल्चर में उनको ट्रांसमिटेड किए जाते थे उनके फैमिली मेम्बर्स के द्वारा या ग्रैंड पीपल के द्वारा। प्रोडक्शन ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक्स, अब स्कूल्स के करिकुलम के लिए बच्चा पढ़ने के लिए अब टेक्स्ट बुक्स को प्रिंट करना बुक सेलर की एक इंपॉर्टेंट काम हो गई थी। क्रिटिकल फॉर द पब्लिशिंग इंडस्ट्री, चिल्ड्रंस प्रेस, एक सबसे पहले डिवोटेड टू द चिल्ड्रन एंड टू चिल्ड्रन सेंट्रिक, बच्चों को टारगेट कर कर चिल्ड्रन प्रेस बनाई गई। लिटरेचर ऑफ चिल्ड्रन अलोन वाज सेटअप इन फ्रांस इन 1857, यानी बच्चों की बढ़ती पॉपुलेशन और उनके डेवलपमेंट के लिए बच्चों को ध्यान में रख के ही एक सेटअप प्रिंट, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है वो फ्रांस में सेटअप की गई 1857 में, जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। दिस प्रेस पब्लिश्ड न्यू वर्क्स एज वेल एज ओल्ड फेरी टेल, परी कथाएं, लोक कथाएं जो बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट होता है वो भी इनमें आने लगी। एंड एनीथिंग दैट वाज कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर चिल्ड्रन वुड अपीयर वल्गर, और ऐसी चीज़ें हटा दी जाती जो बच्चों के लिए सही नहीं मानी जाती, लाइक वायलेंस एंड डिफरेंट मैटर्स। टू द एलिट्स वाज नॉट इंक्लूडेड इन द पब्लिश्ड वर्जन, या बड़े परिवारों की, राजशाही परिवारों की स्टोरियाँ इसमें नहीं दिखाई जाती थी जो कि अथॉरिटी के द्वारा ही क्लियर की जाए। नाउ ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, अब क्योंकि जब नया वर्ल्ड बन रहा है, नई चीज़ें पढ़ी जा रही हैं, नई चीज़ें डिस्कस की जा रही हैं, तो डेफिनेट सी बात है कुछ लोग होंगे जो इस प्रिंट कल्चर को सही नहीं मानेंगे। बिकॉज आपको पता है कि फ्रेंच कल्चर में भी वीमेन्स आर पार्ट ऑफ द सेकंड ऑर्डर एज अ सिटीजन, यानी महिलाओं को आर सब्जेक्टेड टू रिलेटेड टू डोमेस्टिक वर्क या डोमेस्टिक टाइप। तो जो सोसाइटिकल हमारा सिस्टम था, जो सोसाइटिकल हमारा एक पूरा बैलेंस था, कहीं ना कहीं वो एक ऐसे लेवल पे था जो हम आज के रूप में नहीं देखते हैं। इट केम टू बी बिलीव्ड बाय मिड 18th सेंचुरी दैट द बुक्स वर अ मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट, यानी कि अब 18th सेंचुरी तक आते आते ये समझ में आ चुका था कि रीडिंग या रीडिंग इज अ हैबिट विच डेवलप अ पर्सन एज ए कंप्लीट सोर्स ऑफ नॉलेज। मैनी बिलीव दैट बुक्स वुड लिबरेट सोसाइटी, कई ये मानते थे कि बुक्स या रीडिंग या डिफरेंट सोर्स ऑफ रीडिंग पढ़ने से एक पर्सन का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है एंड ही इज एबल टू नो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन ईच स्पेयर ऑफ लाइफ। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, आप चीज़ों को इवेल्युएट या साइंटिफिक या उनको एनालिटिकल एबिलिटी से देख नहीं सकते हो, ठीक है। सिमिलरली टायरनी एंड डेस्पोटिज्म रूल, जो ऑटोक्रेटी या मोनार्क्स उस समय पूरे वर्ल्ड में डेवलप थे, जो मोनार्की चला रहे थे, अब लोगों ने इसी मोनार्की को सवाल करना शुरू किया, क्योंकि मोनार्क्स आर रिलेटेड टू एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, वो जो कह दे वही होना है। तो अब इस फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को लोग ठुकरा रहे थे एंड पीपल वांट अ रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज बेसिकली डेवलप्ड। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज डेवलप्ड बाय द रीडिंग एबिलिटी एंड इंटेलेक्ट वुड रूल। क्लियर। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में कहा, द प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन एंड प्रोग्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप द डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिक, इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? डेस्पोटिक की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है निरंकुश शासन या ऐसा रूल जो कि लोगों के लिए नहीं है, लोगों के डेवलपमेंट के लिए नहीं है। तो जैसे लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने कहा कि विद रीडिंग एबिलिटी पीपल इज एबल टू जज एनी पर्सन विद द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। लोगों का डेवलपमेंट होगा, वो सरकार के सिस्टम को समझेंगे, वो मोनार्क्स कैसे डिफरेंट हैं रिप्रेजेंटेटिव लीडर से समझेंगे और अपनी गवर्नमेंट या अपनी चीज़ों के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई करेंगे। लाइक फ्रेंच रिवोल्यूशन, आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, आइडिया ऑफ इक्वल राइट्स इज डेवलप्ड बाय द बिजनेस क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास। और यही एजुकेशन तो आपको डेवलप करती है, सोचने पे मजबूर करती है कि क्या हम आज जिस समय में रह रहे हैं, जिस अथॉरिटी के अंदर रह रहे हैं, वो हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है या वो हमें एक्सप्लॉइट कर रही है।
ये न्यू आइडियाज़ जो आज हमें लगते हैं कि डेवलप्ड हैं इन 21st सेंचुरी इज डेवलप्ड इन इज वेरी न्यू एंड वेरी हायर एट दैट टाइम, जो कि 17th सेंचुरी में लोग सोचा करते थे। तब इमेजिन भी नहीं किया जाता था कि डेमोक्रेसी या लिबर्टी नाम की कोई चीज़ हमें मिल सकती है, ठीक है। लेकिन आज 300 साल में हम उसका इम्पैक्ट देख रहे हैं। सिमिलरली हीरोज इन मर्सियर्स नॉवल वर ट्रांसफॉर्म्ड बाय एन एक्ट। तो मर्सियर के नॉवल में जो अक्सर कहानियाँ होती थी, जो वो कहानियाँ बुनते थे, जब वो कहानियाँ लिखते थे, तो वो अपनी लाइफ अपनी बुक्स में हमेशा एक ऐसा पार्ट, एक ऐसा हीरो रखते थे जो हमेशा लीक से हटकर काम करता है। लाइक इन इंडियन मूवीज़ आप देखते हो कि हीरो सब कुछ बदल देता है, गलत सिस्टम को चेंज कर देता है। तो उनके इस तरीके के फिक्शन नॉवल से, इन तरीके की स्टोरीज से लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता था कि हमारे सिस्टम में बदलाव आना चाहिए। तो अक्सर लुइस सेबेस्टियन मर्सियर के नॉवेल्स में एक पर्सन ऐसा होता था हु कैन चेंज ऑल द सिस्टम एंड फ्रीड द सिस्टम फ्रॉम डेस्पोटिक रूल, जो डेस्पोटिक शासन से या निरंकुश शासन से लोगों को बाहर लेके आएगा। क्लियर? तो ये तो बात हुई यहाँ की। अब प्रिंट कल्चर एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसका रिलेशन हम बहुत आसानी से बना सकते हैं कि जो आइडिया है लिबर्टी का, इक्वालिटी का, और इससे भी बड़ा जो आइडिया है फ्रीडम का, ये वो आइडिया हैं जो सबसे पहले डेवलप हुए। और इन आइडिया में डेवलप होने में कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल एजुकेटेड मिडिल क्लास का रोल रहा, जिन्होंने लेस एजुकेटेड लोगों को भी ओरल कम्युनिकेशन से इन चीज़ों का मतलब बताया। द प्रिंट कल्चर लेड एम्फेसिस ऑन द रूल ऑफ रीजन रादर देन कस्टम, यानी कि प्रिंट कल्चर ने एक सबसे बड़ी चीज़ जो की, पढ़ने के बाद, गवर्नेंस को समझने के बाद आप क्वेश्चन पूछो लोगों से कि क्या ये सही फॉर्म ऑफ गवर्नेंस है। Through the application of reason and rationality, attack the sacred authority of the church and despotic power of the state। जो फ्रांस में था कि चर्च को टैक्स देना पड़ता था, आप जो भी कमाओ, चाहे गरीब किसान हो चाहे अमीर किसान हो, अथॉरिटी राजा को टैक्स देना पड़ता था, नोबल्स टैक्स कलेक्ट करते थे जमींदारी सिस्टम में। तो जब पढ़ना या डेवलपमेंट होना शुरू किया, एक एजुकेटेड क्लास बनी, उसने ये चीज़ पूछी कि क्या हम कितने सालों तक इस डेस्पोटिक रूल को या इस चर्च की सुपरमेसी को ज़बरदस्ती हम पे ऊपर थोपा जा रहा है। बाइबल में तो ऐसा कभी नहीं कहा गया है। तो जो लोग पढ़े, जो लोग डेवलप हुए, उन्होंने क्वेश्चन को इस अथॉरिटी को क्वेश्चन करना शुरू किया, जो बेसिकली अथॉरिटी के अगेंस्ट में एक डेवलपमेंट माना गया इन फ्रेंच रिवॉल्यूशन। दोज हु रीड दीज सॉ द वर्ल्ड थ्रू द डिफरेंट आइज। और जब लोगों ने पढ़ना शुरू किया, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस के आइडियाज़ पढ़ना शुरू किए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का आइडिया पढ़ना शुरू किया, तब धीरे धीरे मोनार्की के अगेंस्ट लोगों के अंदर जो एक पावर था, जो एक गुबार था, वो फूटा और लोगों ने अपने आप को एकजुट किया विद द डिफरेंट रिवोल्यूशंस। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज हमने पढ़ा और आज हमने रिवोल्यूशन कर दिया, बट इट टेक लॉट ऑफ टाइम, इट टेक लॉट ऑफ करेज। जैसे इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ, हमने 200 साल बाद ब्रिटिशर से आज़ादी पाई, लेकिन उस मोमेंट को डेवलप करने के लिए अलग अलग इंसिडेंट्स ने अपना रोल प्ले किया। लाइक इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स, चाहे बात करें राजा राम मोहन रॉय की, चाहे बात करें विवेकानंद की, चाहे हम बात करें ईश्वरचंद विद्यासागर की, या जितने भी ज्योतिबा फूले की, हर एक सोशल रिफॉर्मर, चाहे बात करें B.R. अम्बेडकर की, जिसने अलग अलग सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स को देखा, कहीं ना कहीं एजुकेशन उनका एक पार्ट था, जिसकी वजह से वो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम को पीछे मानते थे। सेकेंडली, द प्रिंट कल्चर क्रिएटेड एन एटमोसफेयर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। जब आप पढ़ते हो, जब आप समझते हो, जब आपके पास नॉलेज आती है, तो आप किसी से आर्ग्यू करने की स्थिति में होते हो। मान लो एक अनपढ़ व्यक्ति को मैंने खड़ा कर दिया और उसको बोला भाई गवर्नमेंट क्या है बताओ, उसे पता ही नहीं है, तो वो जवाब भी नहीं दे पाएगा। वहीं अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को एक अलग एजुकेटेड व्यक्ति के साथ खड़ा किया है, तो वो अपने आइडियाज पे डिबेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, और इसकी नॉलेज थर्ड पर्सन तक जा सकती है। वही चीज़ प्रिंट कल्चर ने डेवलप की। द आइडियाज ऑफ बिलीफ बिगिन टू क्वेश्चन द पब्लिक सच दे क्रिएटेड द ग्राउंड ऑफ सोशल रिवोल्यूशन। तो बहुत डेप्थ वाला चैप्टर है, बहुत इन डेप्थ चैप्टर है। अगर आप पढ़ते ही रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा, इतना डेवलपमेंट हमारा पढ़ने से होता है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लो, जब हम विकिपीडिया पे कोई इन्फॉर्मेशन देखते हैं गूगल की, गूगल ने तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं बनाई, लेकिन गूगल ने भी किसी ना किसी सोर्स से वो इन्फॉर्मेशन उठाई होगी। बट यू आर एबल टू नो अबाउट कि आज कजाकिस्तान कंट्री कहाँ है, उसका सोर्स क्या है, वहाँ की कैपिटल क्या है। पहले वो सब बुक्स में ही होता था। बुक्स में हम हर चीज़ याद नहीं रख सकते, लेकिन अब एक रीडिंग का डिफरेंट पैटर्न बना है। आपको इमेज से जब दिखाया जाता है कि कजाकिस्तान कहाँ है, तो आपके दिमाग में रहता है कि अच्छा, कजाकिस्तान यहाँ पर है, कजाकिस्तान की कैपिटल अलमाती है, कजाकिस्तान सबसे कम डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। और ये सब जो नॉलेज जो मैंने जैसे आपको बताई, मैंने कहीं ना कहीं पढ़ी है, तभी तो मैं बता पा रहा हूँ। अगर मुझे पता ही नहीं होता तो मैं कैसे बताता। यही हम इस चैप्टर में कह रहे हैं कि प्रिंट ने कैसे सोशल लाइफ, कैसे अथॉरिटी लाइफ जो मोनार्कीज की थी, या कैसे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस तक को चेंज कर दिया। क्लियर? नाउ वुमेन, अब बात है महिलाओं की। तो महिला जिनको पहले ही सेकंड या दोयम दर्जे का एक ऑब्जेक्ट माना जाता था, दे आर नॉट ट्रीटेड टू काउंट एज अ राइट टू वोट, उनको राइट टू वोट भी नहीं मिलता था।
महिलाएं डोमेस्टिक लाइफ के लिए होती थी। तो बेसिकली ये जो हमारा एक सिस्टम था, विमेन बिकेम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट एज अ रीडर एज वेल एज राइटर। न केवल उस समय महिलाओं के लिए पढ़ाई के लिए नॉवेल्स लिखना शुरू किया, बल्कि महिलाओं ने पढ़ना के साथ साथ ऐसी भी कुछ महिलाएं हुई जिन्होंने नॉवेल्स तक को लिखना शुरू किया। पेनी मैगजीन्स वर स्पेशली मीन्ड फॉर द विमेन एज द मैनुअल टीचिंग प्रॉपर बिहेवियर एंड हाउसकीपिंग, यानी कैसे महिलाएं अपनी घरेलू लाइफ को बेहतर बनाएं। तो कई बार पेनी मैगजीन्स में इस तरीके की चीज़ें आती हैं। मुझे एक बहुत पुराना चीज़ें याद आ रही है, जब आज से लगभग 10 साल या 15 साल पहले की बात करें, भारत में मैगजीन का कल्चर बहुत फेमस था महिलाओं के लिए। अलग अलग तरह की मैगजीन आती थी, गृह शोभा, सरिता। आज भी आप अगर किसी न्यूज़पेपर या बुकलेट एजेंसी पे जाओगे तो आप महिलाओं के लिए एक पूरा सेक्शन आप देखोगे, उनके लिए मैगजीन्स होती हैं। उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, डेली रूटीन की चीज़ें, मसाले क्या यूज़ करें, मेकअप कैसे करें, बहुत सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये महिलाओं से जुड़ी हुई हैं, और महिलाओं का एक अलग सेगमेंट है रीडिंग मेनिया का, जिसमें उन्हें उनसे रिलेटेड टॉपिक्स चाहिए। वही उस समय अर्लीस्ट डेवलपमेंट थे, जब महिलाएं कैसे अपने आप को बेटर बनाएं, जो कि उस समय पुरुष या मेल डोमिनेट सोसाइटी के अकॉर्डिंग था, और कैसे हाउस कीपिंग को करें। नाउ सम ऑफ द बेस्ट नोन नॉवेलिस्ट, उस समय की जो अर्लीस्ट डेवलपमेंट नॉवेलिस्ट थी जो महिलाओं के लिए लिखती थी, उनमें से जेन ऑस्टिन, द ब्रॉन्टे सिस्टर्स एंड जॉर्ज एलियट वो महिलाएं हैं जिन्होंने अर्लीस्ट नॉवल डेवलप किए स्पेशली टू फीमेन्स। Their writings become important in defining a new type of woman, a person with will, strength and personality। और इन महिलाओं के मैगजीन नॉवेल्स में, माफ़ कीजिएगा, जो महिलाओं को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी दिखाना, दे आर नॉट सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वर्क, और उन्हें एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाने वाली एक पावर पर्सनैलिटी के रूप में दिखाया जाता था, लाइक सेम जैसे सेबेस्टियन मर्सियर के केस में हुआ। स्ट्रेंथ ऑफ पर्सनैलिटी, डिटर्मिनेशन एंड पावर टू थिंक। In 19th century, leading libraries in England become instrument for educating white-collar artisans and lower middle class। अब जैसे कि भारत में भी हुआ कि फ्रेंच को जब इंडिया जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें भारत में भी काम करने के लिए भारत के लोगों को बाबू या क्लर्क या एलडीसी की जॉब देना शुरू किया। सिमिलरली फॉर ट्रेनिंग द सेकंड ग्रेड ऑफ एम्प्लॉयज़ इन ऑफिसेज, इन गवर्नमेंट ऑफिसेज, इन प्राइवेट ऑफिसेज, लाइब्रेरीज में जाकर पढ़ना या रीडिंग को डेवलप करना एक हैबिट हुआ। ऑफिशियल काम करने वाले लोगों को, आर्टिजन्स एंड लोअर मिडिल क्लास पीपल, अगर थोड़ा बहुत भी उनको पेपर वर्क करना है तो दैट मीन्स कि रीडिंग इज नॉट ओनली सब्जेक्टेड टू एज अ लिजायर एक्टिविटी, रीडिंग ऑल्सो बिल्ड द प्रोफेशनल वर्ल्ड ऑफ पीपल एट इन 18th century and 19th century। आफ्टर द वर्किंग डे वॉज ग्रेजुअल शॉर्टन फ्रॉम द मिड 19th century। दिन भर काम करने के बाद शाम के टाइम पर लोग लाइब्रेरीज जाते थे और एक्स्ट्रा स्किल्स या करिकुलम स्किल्स अपने में डेवलप करते थे। वर्कर्स हैड सम टाइम फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। जैसा हम कहते हैं कि आपका बिहेवियरल स्किल्स होनी चाहिए, बात करने का तरीका सीखो, या आप 2 लैंग्वेजेस सीखो ताकि आप मल्टी लैंग्वेज बन सको, ऑफिस में कैसे काम करना है वो आप सीखें। तो ये जो इंटरपर्सनल स्किल्स आज हम वर्ड देख रहे हैं, ये इंटरपर्सनल स्किल्स यानी टू डेवलप अ पर्सन मोर ग्रेजुअली, उसके लिए भी लाइब्रेरीज को या ऑटोबायोग्राफीज को या ऐसे पर्सन्स की चीज़ों को पढ़ाया जाता जो फुली डेवलप हो चुके हैं। दैट मीन्स रीडिंग मेनिया इज इम्पैक्टेड टू डेली रूटीन लाइफ। ये जो मैंने यहाँ पर दिया है आपको एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ पेनी चैप बुक्स। ये पेनी चैप बुक्स का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है, छोटे छोटे हाथ में, भारत में इनको गुटके बोलते हैं, ठीक है। अब प्रिंट को डबल करने का काम क्या हुआ, प्रिंट के अंदर एक और बड़ी तरक्की हुई। ये जो बड़ी तरक्की थी, मैकेनाइज प्रिंट मशीन, वुड ब्लॉक हमने सुन लिया, बाइबल की बात कर ली। अमेरिका में सबसे पहले ये जो सिलेंड्रिकल प्रेस है, जिसको आज भी आप जो न्यूज़पेपर आपके घरों में आता है वो इसी सिलेंड्रिकल प्रेस से पूरा एक साथ बन के आता है, बाद में उसकी कटिंग की जाती है। तो ये पूरा सिलेंड्रिकल प्रेस जो आज भी न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, बाय द मिड 19th century यानी 1950 के बाद या उसके आसपास, रिचर्ड एम हो इन न्यूयॉर्क हैज़ परफेक्टेड द पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस। उन्होंने पावर ड्रिवन सिलेंड्रिकल प्रेस का इजाद किया, यानी कि मशीन या इलेक्ट्रिसिटी चलने वाला सिलेंड्रिकल प्रेस, जिससे प्रिंट की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा सकी। दिस वॉज केपेबल ऑफ प्रिंटिंग 8000 शीट पर हार। लगभग 800 शीट एक घंटे में ये प्रिंट करता था, जिसके लिए आज हम न्यूज़पेपर को देखते हैं। एक न्यूज़पेपर की क्या आप कैपेसिटी मानते हो वितरण की? एक न्यूज़पेपर अगर मान लो 10 लाख घरों में भी जाता है, जो हर रात को छपता है, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है। यानी एक कमांड पे 10 लाख प्रिंट्स उस न्यूज़पेपर के निकल रहे हैं इन द लेट 19th century। क्योंकि न्यूज़पेपर ऐसी चीज़ें जो आपको चाय की दुकान से लेकर, रेस्टोरेंट से लेकर, होटल से लेकर हर जगह मिल जाएगा। द ऑफसेट प्रेस वॉज डेवलप्ड विच कुड प्रिंट अप टू 6 कलर एट द सेम टाइम। आपने न्यूज़पेपर के नीचे 3 कलर देखे होंगे, पिंक, व्हाइट, ग्रीन या ब्लू, अक्सर ऐसा आता है। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स विच वॉज यूज टू मेक दैट पेपर। अगर पेपर को बहुत पास ला के देखोगे ना आप, तो हर इमेज में आपको वो डॉट्स दिखाई देंगे जिससे वो बना है। तो ये ऑफसेट प्रिंटिंग उसी को ही कहा जाता है। फ्रॉम द टर्न ऑफ 20th century, 20th century के आते आते इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड प्रेसेस
एक्सेलरेटेड प्रिंटिंग ऑपरेशन लाइक प्रिंटर, कंप्यूटर्स जो आज आप देख रहे हो, उनसे नया डेवलपमेंट आया, वन क्लिक पे मल्टीपल कॉपीज. सीरीज ऑफ मैनी अदर डेवलपमेंट फॉलो द मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्लेट्स, better automatic paper reels and photoelectric control of the color and register were introduced. Similarly, in 19th century, periodical series important the novels in 1920. England, popular works were sold in cheap series and these are known as shilling series. तो इंग्लैंड में भी नॉवेल्स या जो कहानियों का एक संग्रह है उसको शिलिंग सीरीज जो सस्ते में आती थी, जो पेन मतलब जैसे मैंने अभी वो दिखाई थी आपको चैप बुक, इन 1930 पब्लिशर्स बॉट अप द चीप पेपर बैक एडिशन. तो और ज़्यादा डेवलपमेंट कैसे हुआ अर्ली 19th सेंचुरी में, जब ये प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हो गई, जिससे और ज़्यादा स्पीड बढ़ गई किसकी, प्रिंट की. अब बात करते हैं कि प्रिंट भारत में आया तो भारत में अर्लीस्ट डेवलपमेंट क्या है. देखो भारत में अर्लीस्ट डेवलपमेंट जो है प्रिंट के या प्रिंट का सोर्स जो मिला है वो कहाँ कहाँ मिला है. पोर्तुगीज मिशनरी ब्रॉट प्रिंटिंग प्रेस इनटू द गोवा. सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पुर्तगालियों ने नेवल एक्सपीडिशंस बहुत पहले किए, रिटर्न सोर्सेज बहुत पहले डेवलप किए. भारत में गोवा में सबसे पहले प्रिंट यानी कि ऑटोमेटिक प्रिंट के मल्टीपल कॉपीज, मैंने फिर बताया रिटर्न सोर्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्रिंट टेक्नोलॉजी जो एक समय पर ज़्यादा से ज़्यादा एक जैसे टेक्स्ट को बना सके, वो सबसे पहले गोवा में हुआ इन मिड 16th सेंचुरी, यानी लगभग 16th सेंचुरी के बीच में, मिड 16 यानी 1550 के आसपास, यानी 16th सेंचुरी बोल रहे हैं तो 1550, क्योंकि जब 1599 हो गया इसका मतलब 1600 सेंचुरी 1600 ईयर्स पूरे हो चुके हैं. जीसस प्राइस प्रिंटेड सेवरल पैम्पलेट कोंकणी एंड आफ्टर लर्निंग इट. कोंकण भाषा में बनाई गई जो कि नेटिव भाषा है गोवा और महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों की. बाय 1674 तक आते आते अबाउट 50 बुक्स वर प्रिंटेड इन कोंकणी एंड कन्नड़ लैंग्वेज. कन्नड़ जो कर्नाटका में बोली जाती है, जो कि गोवा के बॉर्डर स्टेट है. एंड इन 1579 कैथोलिक प्राइस्ट जो चर्च या चर्च का जो प्रचार प्रसार करने के लिए, क्रिश्चियनिटी को प्रचार प्रसार करने के लिए, द प्रिंटेड फर्स्ट तमिल बुक्स इन कोचिंग, स्पेशली बाइबल या बाइबल को पढ़ाने के लिए कोचिन या केरला में प्रिंटेड बुक्स का सोर्स मिला है. इन 1773 लगभग 150 साल बाद मलयालम बुक वॉज प्रिंटेड बाय देम द डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज. डच यानी नीदरलैंड से जब क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए जो डच प्रोटेस्टेंट मिशनरीज थे, 32 तमिल बुक्स प्रिंट की गई ऑफ द ओल्डर वर्क्स. तो बेसिकली हमारा जो हम कह रहे हैं कि प्रिंटिंग या मल्टीपल प्रिंट करने की जो टेक्निक्स है वो यूरोपियन के एडवेंस के साथ ही भारत में शुरू हो गई. सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, पुर्तगालियों के बाद डच भारत आए, डच के बाद फ्रेंच भारत आए, ये सब भारत के वेस्टर्न कोस्ट पे आए बेसिकली. और उसके बाद आए हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी जो बेसिकली बंगाल वाली साइड पे यानी ईस्टर्न साइड पे आई. तो यही फर्स्ट रेगुलर पीरियडिकल भारत में. अगर हम बात करें कि फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो एक पर्सन का नाम आता है जेम्स अगस्टस हिकी. जेम्स अगस्टस हिकी जो खुद एक ब्यूरोक्रेट थे, ब्रिटिश से बिलोंग करते थे, उन्होंने भारत में न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, लेकिन इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद बैन कर दिया, क्योंकि इन्होंने अपने न्यूज़पेपर में ब्रिटिश पॉलिसीज़ या ब्रिटिश जो तरीका था रूल का उस पर क्वेश्चन उठाए. तो इनके न्यूज़पेपर पे सेंसरशिप लगा दिया गया. अक्सर आपने ये वर्ड सुना होगा सेंसरशिप. सेंसरशिप मतलब काट छाट करना बिना सरकार को बताए. अगर आपने सरकार के खिलाफ कुछ लिखा है तो उस पेपर को बंद कर दिया जाएगा या उसको छपने नहीं दिया जाएगा. तो फर्स्ट रेगुलर पीरियडिकल इंडिया वाज हिकीस जेम्स बंगाल गैजेटी के नाम से उन्होंने बनाया न्यूज़पेपर का नाम, बाय जेम्स अगस्टस हिकी. मैगजीन कंटेंट एडवर्टीजमेंट, जिसमें एडवर्टीजमेंट होते थे. सम इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट नॉलेज ऑफ स्लेव, गुलाम प्रथा या गुलाम से जुड़े हुए कुछ न्यूज़ थी. एंड जूसी गॉसिप्स अबाउट द प्राइवेट लाइफ ऑफ सीनियर कंपनी ऑफिसर्स. और कंपनी ऑफिसर जो भारत में थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो बहुत मोटा पैसा कमा के यहाँ से ले जा रहे थे प्राइवेटली अपने लंदन में, उनके बारे में भी खबर छाप दी. तो जब ऐसा किया वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, तो फिर सीधी सी बात है कि सेंसरशिप तो मिलना ही था. तो सेंसरशिप क्या होती है? किसी भी चीज़ को जब सरकार या कोई अथॉरिटी प्रिंट करने की इजाज़त ना दे या उसमें काट छाट करके आपको प्रिंट करनी हो, बेसिकली जो आपको लिखना आप चाह रहे हो वो आप नहीं लिख सकते हो, आपको वही लिखना है जो अथॉरिटी कहे या गवर्नमेंट कहे. दैट थिंग इज नोन एज सेंसरशिप, बिकॉज यू आर नॉट फ्री टू एक्सप्रेस योर थॉट्स, टू एक्सप्रेस द न्यूज़, टू एक्सप्रेस योर बिलीफ. तो सेंसरशिप वही है. तो ही परसिक्यूटेड हिकी. तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उन्होंने हिकी को परसिक्यूट किया, मतलब देश निकाला दिया. एंड एनकरेज पब्लिकेशन ऑफ ऑफिशियल सेक्शन एंड पेपर्स, यानी वही न्यूज़पेपर छपे या लिखे जाएं या पढ़े जाएं जो सरकार ने अनुमति दी है. दैट कुड काउंटर द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दैट डैमेज द इमेज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट. जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की बेइज्जती ना हो या उससे उनकी इमेज खराब ना हो, जबकि सबको पता है कि वो क्या कर रहे थे, भारत को नोच रहे थे. एंड ऑफ द 18th सेंचुरी अ नंबर ऑफ न्यूज़पेपर जर्नल एंड अपीयर्स इन प्रिंट.
18 सेंचुरी के आखिरी आते आते भारत में कुछ और अर्लीस्ट न्यूज़पेपर का पब्लिशन भी हुआ. इंडियंस ऑल्सो बिगेन टू पब्लिश एंड इंडियन न्यूज़पेपर लाइक बंगाल गैजेटी ब्रॉट आउट बाय गंगाधर भट्टाचार्य. यानी हिकी के जाने के बाद जो बंगाल गैजेटी है उसको आगे बढ़ाने का जो काम है वो बेसिकली जेम्स अगस्टस हिकी ने किया. तो यहाँ तक की तो बात ये है. अब रिलीजियस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक डिबेट, ये हमने पहले भी बताया था कि भारत में भी रूढ़िवादिता थी, ऑर्थोडॉक्स जिसको हम बोलते हैं, सती प्रथा या कन्याओं को बोझ बना जाए समझा जाना, या भारत में जातिवाद. तो भारत में ऐसी बहुत सारी प्रथाएं थी जो सोशल डेवलपर्स के लिए एक समस्या थी और वो एकजुट या यूनिटरी के लिए जो काम कर रहे थे उसमें वो नहीं सफल हो पा रहे थे. तो यहाँ पर भी प्रिंट एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बन के आया. प्रिंटेड ट्रैक्ट्स एंड न्यूज़पेपर नॉट ओनली स्प्रेड द न्यू आइडियाज. भारत में विदेश में हो रहे इन्वेंशंस लाइक समुद्र से यात्रा करके एक जहाज से एक व्यक्ति दूसरे देश से आए तो ये कैसे हुआ. सरप्राइजिंग था कि इतनी लंबी यात्रा एक जहाज से, ये जहाज बनाया कैसे गया, ये इन्वेंशन किया कैसे गया. रेलवेज जब बने तब लोगों को आश्चर्य होता था कि ये स्टीम की इंजन से कैसे ट्रेन चल रही है. तो न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजी भारत में भी तब स्प्रेड होने लगी. दे शेप द नेचर ऑफ डिबेट. द वाइडर पब्लिक could now participate in these public discussion. भारत में भी बंगाल में जो इंटेलिजेंट सेक्शन था जो पढ़ लिख कर डेवलप हो रहा था, उन्होंने भी इन चीज़ों को अपनाया और ऑर्थोडॉक्स कल्चर को पीछे ले गए. टू रिच अ वाइडर ऑडियंस द आइडियाज वर प्रिंटेड इन एवरीडे एंड स्पोकन लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. तो भारत में क्षेत्रीय या वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ 1878 में. हालांकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में, जिसमें इंग्लिश सरकार को लगा था कि क्या हमें क्या पता अपनी क्षेत्रीय भाषा में हमारे खिलाफ ये क्या लिख रहे हैं. तो ऐसा कोई भी क्षेत्रीय भाषा का न्यूज़पेपर या ऐसा कोई भी पब्लिशर जो क्षेत्रीय या वर्नाकुलर लैंग्वेज में हमारे खिलाफ लिख रहा है उसको भी बैन करो. राजा राम मोहन रॉय जो सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने अपनी बुक संवाद कौमुदी के साथ 1821 में भारतीय हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयां या ऑर्थोडॉक्सी रिचुअल्स के खिलाफ लिखा. एंड समाचार चंद्रिका टू अपोज हिज ओपिनियन. वहीं समाचार चंद्रिका जो ब्राह्मण समाज है उसको मानने वाले लोगों ने संवाद कौमुदी के अगेंस्ट में लिखा. यानी आप डिबेट देख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस आइडियाज. इन 1822 2 पर्शियन न्यूज़पेपर वर पब्लिश, जन-ए-जहांनामा एंड शमशुल अकदन. यानी न केवल हिंदी बल्कि उर्दू का भी एज अ डेवलपमेंट फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर हो रहा था. गुजराती न्यूज़पेपर एंड द बॉम्बे समाचार मेडिटेड अपीयरेंस. यानी 18th सेंचुरी में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में न्यूज़पेपर या रीडिंग एज अ न्यूज़पेपर वो डेवलप हो चुकी थी. अब न्यू फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस में प्रिंटिंग क्रिएटेड एपेटाइट फॉर न्यू काइंड्स ऑफ राइटिंग. मोर एंड मोर पीपल कुड नाउ रीड एंड वांटेड टू सी देयर ओन लाइफ्स. अब रीडिंग एक लेजर एक्टिविटी न केवल यूरोप में बल्कि भारत में भी बन रही थी, जिसमें लोगों के एक्सपीरियंस, उनकी लाइफ एंड उनके डे रूटीन में जो रिलेशंस हैं अपने पारिवारिक, ऐसे स्टोरीज या नॉवेल्स भी अब भारत में जनरेट हो रहे थे. द नॉवेल यानी एक ऐसा फिक्शनल स्टोरी जो हर व्यक्ति अपने आप को जिसमें कनेक्ट करता है. अ लिटरेरी फॉर्म विच हैड डेवलप्ड इन यूरोप ideally catered to this need. It was opened up a new worlds of experience and gave vivid sense to diversity of human life. यानी क्रिएटर्स ने, जो आर्टिस्ट थे, जो नॉवेलिस्ट थे, उन्होंने अब एक ऐसी लाइफ जनरेट कर दी थी विद द हेल्प ऑफ नॉवेल्स लाइक सस्पेंस, थ्रिलर, रोमांस, कि लोग उससे अपने आप को जोड़ने लगे थे, उस नॉवेल या उस कैरेक्टर से अपने आप को जोड़ने लगे थे. तो इट ऑल्सो क्रिएट अ न्यू स्टाइल ऑफ रीडिंग दैट बिलोंग्स टू नॉवल सेक्शन, यानी स्टोरीज. न्यू लिटरेरी फॉर्म, लिरिक्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसे, सोशल पॉलिटिकल मैटर्स, हर तरीके का माध्यम अब लिखा जा रहा था यूरोप में. तो बेसिकली लिटरेसी इज़ नाउ नॉट, अब जो रीडिंग मेनिया है वो हर एक सेक्शन में फैल चुका था पूरी सोसाइटी के. तो रीडिंग मेनिया वाला कॉन्सेप्ट जो है उसमें आपसे पूछा था कि व्हाट डिफरेंट सब्जेक्ट्स या व्हाट डिफरेंट फैक्टर्स यू विल सी इन द रीडिंग मेनिया. तो आपको उसमें साइंस फिक्शन, रोमांस, डेली रूटीन एक्सपीरियंस, इन्वेंशंस, ये सब आपको लिखना है. By the end of the 19th century, a new visual culture was taking shape. Visual यानी images का रोल अब आने लगा. Upon an increasing number of printing presses, visual images could be easily reproduced in multiple copies. यानी अब images को भी multiple copies में, जैसे न्यूज़पेपर में आपने एड्स देखे हैं, एडवर्टीजमेंट देखे हैं, जब तक आप विजुअल कोई चीज़ नहीं देखते हो आप कनेक्ट नहीं कर पाते हो उसे अपने साथ. These prints began shaping popular ideas about the modernity, modern science, modernity, new अर्बन लाइफ. अर्बन यानी शहरीकरण जो वेस्टर्न कल्चर में हो रहा था, भारत में भी बॉम्बे डेवलप हो रहा था. बाय 1870 कैरिकेचर, कार्टून्स भी अब एक पार्ट बन चुके थे लाइफ का. कार्टून, कार्टूनिस्ट, कैरिकेचर, स्टोरीज, ये अब एक सटायर, पॉलिटिकल हो या सोशल लाइफ हो, ये एक तरीके से डेवलप होने लग गया था भारतीय न्यूज़पेपर्स में प्लस मैगजीन में, जिनसे बेसिकली कमेंटिंग ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल टॉपिक्स
आज भी हम देखते हैं कि रोज़ न्यूज़पेपर में एक छोटा सा कॉलम आता है कार्टूनिस्ट का, जो कार्टून या व्यंग करता है, हमें अट्रैक्ट करता है, इंटरेस्टिंग बनाता है। तो उन चीज़ों को जब डेवलप किया गया, पीपल आर मोर एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ, एंड देयर वर इंपीरियल कैरिकेचर, ब्रिटिश गवर्नमेंट जनरल से रिलेटेड कैरेक्टर्स या कार्टून बनाना, जो उस समय सेंसरशिप का पार्ट था, फिर भी किया जाता था टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द नेशनल इश्यूज एंड द वे आउट देन नेशन। तो प्रिंट एंड सेंसरशिप, बहुत सीधी सी बात है कि जब प्रिंट हुआ तो सेंसरशिप लगाया जाएगा। तो जब ब्रिटेन या भारत में भी डेवलपमेंट हो रहा था बहुत तेजी से, तो भारत में भी लगाया गया सेंसरशिप। इन अर्ली कंट्रोल प्रिंटेड मैटर वर डायरेक्टेड बाय अगेंस्ट इंग्लिश मैन इन इंडिया हु वर क्रिटिकल टू द कंपनी मिस रूल लाइक जेम्स अगस्टस हिकी। तो सबसे पहले तो जेम्स अगस्टस हिकी को प्रोसिक्यूट किया गया, देश निकाला दिया गया, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश होते हुए भी ब्रिटिश के खिलाफ, पॉलिसी के खिलाफ अपने न्यूज़पेपर में लिखा। By late 1820, Calcutta Supreme Court passed a certain regulation to control press of freedom, and company began encouraging publication of newspaper that would celebrate British rule। यानी कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट ने 1820 में एक कानून बनाया कि अब पेपर्स में वही लिखा जाएगा जिसमें ब्रिटेन ने भारत में क्या क्या, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या क्या भारत में अच्छा किया गया है, और उसके रूल को ग्लोरीफाई किया जाए, बल्कि उसके खिलाफ में ना लिखा जाए, यानी नेगेटिव पॉइंट। इन 1835 गवर्नमेंट जनरल विलियम बेंटिक ने कुछ लॉस पास किए ऑन द बेस ऑफ थॉमस मैकुले फॉर्मुलेटेड। थॉमस मैकुले, जिनको मैकुले रिफॉर्म, एजुकेशन में रिफॉर्म करने के लिए जाना जाता है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का श्रेय जिनको दिया जाता है, फॉर्मुलेटेड द न्यू रूल्स एंड रीस्टोर द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। यानी विलियम बेंटिक ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वापस हटाया, उन्होंने सेंसरशिप को हटाया और वापस फ्रीडम दी प्रेस को। तो विलियम बेंटिक को जाना जाता है एज अ सोशल रिफॉर्मर पर्सन ऑफ इंडिया, जिन्होंने सती प्रथा को भी हटाया। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वर्नाकुलर न्यूज़पेपर बिकम अ पार्ट ऑफ नेशनलिस्ट फ्री मूवमेंट, जो मैंने आपको बताया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इसीलिए पास किया गया था ताकि भारतीय फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट को रोका जा सके, लोगों में और नॉलेज ना फैले, विद द हेल्प ऑफ प्रिंट। इट वॉज पास, इट प्रोवाइड द गवर्नमेंट, इसमें गवर्नमेंट को क्या पावर मिली, गवर्नमेंट को एक्सटेंसिव पावर मिली थी किसी भी न्यूज़पेपर को बंद करने की, अगर वो ब्रिटिश विरोधी है। ऑन द गवर्नमेंट केप्ट रेगुलर ट्रैक ऑन द वर्नाकुलर न्यूज़पेपर पब्लिश इन डिफरेंट प्रोविंस। उसके बाद भी भारत में बाल गंगाधर तिलक की हम बात करते हैं, जिन्होंने पंजाबी, केसरी और मराठा 2 इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर चलाए थे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को आगे बढ़ाने के लिए। और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में इन न्यूज़पेपर्स का बहुत अच्छा रोल रहा था, क्योंकि जितने भी ब्रिटिश पॉलिसीज़ बनाई जाती थी ब्रिटिश के द्वारा, वो क्षेत्रीय भाषाओं में समझाया जाता था। मराठा वॉज इन इंग्लिश एंड केसरी वॉज इन मराठा लैंग्वेज, और लोगों को ये पता चलता था कि ब्रिटिश पॉलिसीज़ भारत में कैसी हैं। तो बेसिकली इंडिया में भी साइमल्टेनियसली डेवलप हुआ जैसे यूरोप में हुआ, या वो सारे डेवलपमेंट जो यूरोप में हो रहे थे, इंडिया में भी एट द सेम पेस ऑफ रेट वो डेवलपमेंट जा रहे थे। इसीलिए हम शायद कह रहे हैं कि प्रेस एज अ मीडियम ऑफ चैलेंज, एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, जो डेवलपमेंट है प्रिंट का, वो कितना है। आज भी हम बात करते हैं, आज प्रिंट को हम विजुअल देखते हैं, ऑडियो देखते हैं, FM पे देखते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे देखते हैं। अब उनका एक और एक्सपेंशन हो चुका है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो प्रिंट इज ऑलवेज कम एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, एज अ सोर्स ऑफ अवेयरनेस, जो कि ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा चैप्टर प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। इस चैप्टर के अंदर आपने जो पढ़ा उसको हमने देखा, और इस चैप्टर से आप यही पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि प्रिंट क्यों इंपॉर्टेंट है भारत में या यूरोप में, उसका क्या डेवलपमेंट हुआ। बट इस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चंस और हम आगे करेंगे अगले बहुत सारे वीडियोज़ में। मोशन एजुकेशन फाउंडेशन के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।